नमस्कार आप सबको, स्वागत है आपका क्रिस क्रॉस क्लासेस में। और आज से हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले वही अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 8 से। ऑलरेडी रेगुलर क्लासेस चल रही है और याद रखिएगा कि यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मोस्ट प्रोबेबली पूछे जाएंगे। स्टार्टिंग के ही ये जो क्वेश्चंस है ये ऑब्जेक्टिव में ही कंसिडर करना। पहले तो आते थे लाइक 1-1, 2-2 नंबर के, लेकिन अब नहीं आते, अब ऑब्जेक्टिव में कंसिडर होते सारे। तो यहाँ से कुछ पूछे गए थे, कुछ प्रश्न जरूर पूछे गए थे, ठीक है। तो उन्हीं को हम यहाँ पे डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो मुगल साम्राज्य में जो वित्तीय व्यवस्था थी उसका पर्यवेक्षण मतलब उसके जिम्मेदार कौन था। मतलब सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि मुगल साम्राज्य में जो वित्तीय व्यवस्था को अपने हाथ में लेता था उनको क्या कहा जाता था। उनको बोला जाता था दीवान। क्या बोलते थे? दीवान। ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा जो है, यहाँ पे जामा क्या है? जामा किसे बोला जाता है? जामा मतलब एक्चुअल में जब कर वसूला जाता था और एक्चुअल में जो कर की राशि आती थी उसे ही क्या बोला जाता था? जामा बोला जाता था। ठीक है, सॉरी। आगे हम बात करते हैं हासिल है ये। ठीक है, मतलब यहाँ पे राजस्व प्रणाली में जितना पैसा इकट्ठा होता था तो हासिल होती थी। ठीक है, मतलब पैसा इकट्ठा करने के बाद जो टोटल अमाउंट आता था, ठीक है, उसे हासिल कहा जाता था। ठीक है, ये वाला तो क्लियर हो गया होगा। पैसे को कलेक्ट करना हासिल था और पैसे कलेक्ट होने के बाद जितना होता था मतलब काउंट करके जितना भी बना वो क्या हो गया? जमा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं किस प्रकार की भूमि को पुलाज के नाम से जाना जाता था। मतलब ऐसी भूमि जिसमें क्या होता था भाई, जिस पर प्रत्येक फसल के लिए वार्षिक रूप से खेती की जाती थी। देखो प्रत्येक फसल का मतलब क्या होता है कि कुछ खेत ऐसे होते हैं जिनको आप देखो पहले के टाइम पे जमीन बहुत ज्यादा हुआ करती थी तो खेत भी बहुत ज्यादा हुआ करते थे। तो ऐसे खेतों पर सिर्फ एक साल में एक बार ही खेती होती थी। क्यों होती थी? देखो खेत बहुत ज्यादा है और जितना जमीन को टाइम मिलेगा, रेस्ट मिलेगा, फसल उतनी ही ज्यादा अच्छी होगी। 16वीं शताब्दी में राज्य के अधिकारियों द्वारा किए गए अलग अलग कार्य और कर्तव्यों का उल्लेख करें। ये हालांकि 2 नंबर में कंसिडर करना। ठीक है, अब यहाँ पे 16वीं शताब्दी में अलग अलग लोगों के अलग अलग कार्य थे। किन्हीं का काम था भू राजस्व जो थे, भूमि भूमि भू राजस्व पता ना क्या होता है? भू राजस्व क्या होता है? भूमि से जो टैक्स मिलता था उसे भू राजस्व कहा जाता था। तो कुछ लोग उनके लिए रखे जाते थे और कुछ लोग भूमि को मापने के लिए कि किसके अंडर कितनी जमीन है उसके लिए। और कुछ लोग जो थे रिकॉर्ड रखते थे। कुछ घर के जो भी साम्राज्य के बाकी कार्य हुआ करते थे वो अन्य लोगों द्वारा किए जाते थे। आईने अकबरी का लेखक कौन है? अबुल फजल द्वारा आईने अकबरी लिखी गई है। आईने अकबरी 3 जिल्द में विभाजित है। कितनी? 3। 3 जिल्द है उसकी। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जीन से कामिल का क्या मतलब है? जीन से कामिल क्या होता है? जीन से कामिल का मतलब होता है अच्छी फसल। क्या होता है? अच्छी फसल। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तम फसलों को कहा जाता है जीन से कामिल। और सबसे महत्वपूर्ण फसल थी वहां पे कपास और गन्ना। ओके, मुगल काल में पंचायत का क्या कार्य हुआ करता था? तो पंचायत का कार्य तो पता है, सामूहिक कल्याण जो किया जाता है, सामूहिक रूप में जितने भी कार्य किए जाते हैं वो किसके होते हैं? पंचायत के होते हैं। नहर का निर्माण करवाना, खुदाई करवाना या फिर साम्राज्य में कोई कार्य करवाना है, पंचायत का कार्य हुआ करता था। पंचायत को अच्छे से डिफाइन कर दोगे। ठीक है, अगर मुगल साम्राज्य की कृषि के बारे में जो हमारे को जानकारी प्राप्त होती है वो किससे पता चलते हैं? सबसे महत्वपूर्ण है आईने अकबरी। क्या? आईने अकबरी। ठीक है, यहाँ से आप बोल सकते हो हमारे को फसल के बारे में जानकारी मिलती है। बाहर से लोगों ने यात्रा की, बाद में उन्होंने देखा लिखा, उससे हमारे को जानकारी मिलती है। और ब्रिटिश भारत के रिकॉर्ड से भी जानकारी प्राप्त होती है। अंग्रेज आ गए थे ना 1608 में। क्या? क्या? अकबर के शासनकाल में है ना ये। अच्छा, रैयत कौन हुआ करते थे? देखो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, रैयत कौन हुआ करते थे? रैयत का मतलब होता है किसान। अब 2 प्रकार के किसान होते थे, एक पाही कास्ट और खुद कास्ट। पाही कास्ट और खुद कास्ट में क्या डिफरेंस है ये समझिएगा। खुद कास्ट जो हुआ करते थे वो उसी गांव के निवासी थे जिसमें उन्होंने अपनी जमीन रखी हुई थी। और पाही कास्ट वो लोग हुआ करते थे जो कि दूसरे की जमीन पर जाके खेती करते थे और वहां पर कुछ हिस्सा खुद रखते थे और बाकी हिस्सा उसको दे देते थे जो जमीन का मालिक होता था।
तो मौसम के कितने, दो ही प्रकार की होती है ना, खरीफ फसल होती है और रबी। ओके, आगे, मुगल बादशाह ने कृषि के विकास में रुचि क्यों ली? मुगल बादशाह कृषि में रुचि क्यों लेंगे? सिंपल सी बात है भाई, जो टैक्स वगैरह मिलता था, पहले जो मिलता था वो क्या था, मेनली टैक्स में कलेक्ट करना अनाज ही हुआ करता था। ठीक है, तो इसलिए, क्योंकि वह साम्राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, उस समय मुगल साम्राज्य के लिए भू राजस्व सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हुआ करता था। ठीक है, भू राजस्व का मतलब क्या होता है कि भाई भूमि का राजस्व, भूमि पे खेती होती है तो खेती बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पर जब ये हम 16वीं से 17वीं शताब्दी के बारे में बात करें, तो यहाँ पे कृषि जो थी वो इतनी अच्छी होती क्यों थी? अब सिंपल सी बात है, कृषि अच्छे होने का मतलब है कि वहाँ पे उपजाऊ भूमि होगी। ठीक है, सिंचाई के स्रोत होंगे, नहर होंगे, ठीक है, नदियां होंगी जिससे सिंचाई के स्रोत प्राप्त होते हैं। और तीसरा क्या है, सॉरी, यहाँ पे श्रमिकों की उपलब्धता, श्रमिक होंगे तभी तो ये सारी चीजें होंगी। कई सारे लोग तो ऐसे थे, जमींदार, आपने सुना होंगे, जो जमींदार हुआ करते थे उनकी खुद की जमीन होती थी और क्या करते थे, दूसरे लोगों को बुलाते थे, खेती करवाते थे, तो जमीन पे कार्य होता रहता था और टैक्स बढ़ता रहता था। क्या गांव को छोटा गणतंत्र कहना चाहिए? हम बोलेंगे नहीं। यहाँ पे जैसे गांव वगैरह हुआ करता था तो संपत्ति का व्यक्तिगत स्वामित्व था और जाति और लिंग के आधार पर गहरी असमानताएं थी। अगर यहाँ पर आप गणतंत्र बोलोगे, गणतंत्र का मतलब क्या है कि सब में समानता हो, है ना, किसी एक व्यक्ति द्वारा राज ना किया जाता हो, तो हम गांव को ऐसा नहीं बोल सकते कि वो गणतंत्र हो। ठीक है, वो गणतंत्र नहीं था। ग्राम पंचायत और मुखिया की क्या भूमिका हुआ करती थी, ये समझ लीजिएगा। पंचायत का मुखिया, देखो पंचायत में एक मुखिया होता था। ठीक है, तो बात क्लियर है, इसमें जो दोबारा पंचायत, पंचायत ने अपना धन व्यक्तियों द्वारा किए गए योगदान से प्राप्त किया। अब जैसे क्या होता था कि भाई गांव जब चलता था तो गांव में क्या होता है कि भाई टैक्स कलेक्ट होता है, टैक्स में से कुछ पैसा किसके पास जाएगा, पंचायत के पास जाएगा। किसके पास, पंचायत के पास जाएगा। अब पंचायत क्या करेगी, उन पैसों को लगाएगी, कहाँ लगाएगी, जनता की सेवा में, गांव में। आगे हम बात करें, गांव का दौरा करने वाले राजस्व अधिकारियों को मनोरंजन करते थे। अब जैसे हम बात करें कि भाई जो अधिकारी, राजस्व अधिकारी मतलब राजा वगैरह हुआ करते थे, अब जैसे मनोरंजन के साधन तो उनके पास ऑलरेडी हुआ करते थे, सारा प्रबंध जो था वो पंचायत के हाथ में हुआ करता था। सामुदायिक कल्याण करना, जाति सीमा सुनिश्चित करना। जाति सीमा सुनिश्चित करने का मतलब तो पता ही है कि भाई कभी भी कोई गरीब व्यक्ति अमीर के साथ, तो अमीरों की कैटेगरी हमेशा अलग रखी जाएगी, गरीबों की कैटेगरी, तो यहाँ पे कोई मिडिल क्लास जैसी वाली कोई चीज नहीं थी, ये याद रखना, मिडिल क्लास वाली कोई चीज नहीं थी। ये तो बहुत ज्यादा सिंपल है। आपको याद होगा कि कृषि में महिलाओं द्वारा निभाई गई भूमिका क्या क्या थी, याद है? भाई यहाँ पे जो महिलाएं थी उनकी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका थी। वो क्या करती थी, कंधे से कंधे मिला के कार्य करती थी। जब भी फसल कटने की बारी आती थी तो महिलाएं जो थी वो पूरा सहयोग किया करती थी, और कई बार जो थी महिलाएं वो कार्य भी करने लगे जो कि पुरुषों द्वारा किए जाते थे। हाँ, लेकिन बाद में क्या हुआ कि भाई पुरुषों द्वारा ये सारी चीजें अपनाई नहीं गई। उनको ये लगा कि महिलाएं अगर ये सारे कार्य करेगी तो पुरुष क्या करेंगे, इसलिए महिलाओं को वापस नीचे दबा दिया गया। मुगलों की भू राजस्व व्यवस्था का संक्षेप में वर्णन दीजिए। भू राजस्व तो हमने बात कर ली, है ना, यहाँ पे वो बता देना। मनसबदारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, अगर पूछा जाएगा तो मनसबदारी पूछा जाएगा, आपसे याद रखना। ठीक है, मनसबदारी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मनसबदारी प्रथा के बारे में संक्षेप में लिखिए, इसके गुण और दोष भी बताएं। तो यहाँ पे ये जो मनसबदारी थी किसके शासनकाल में चली, अकबर के शासनकाल में चली थी। सरकारी कार्यालयों के सभी धारकों के पास दो संख्यात्मक पदनाम वाले रैंक होते थे, मनसब। तो यहाँ पे जैसे हम बात करें, सरकारी कार्य जितने भी किए जाते थे, मतलब अकबर के शासनकाल में जितने भी उनके साम्राज्य के कार्य होंगे वो कौन करेगा, मनसब। और मनसब को दो पार्ट में डिवाइड था, कौन सा, जाट और सावर। तो जाट जो हुआ करते थे ये पद और वेतन, मतलब यहाँ पे जाट जो थे इनको कोई पद दी हुई थी, उनसे क्या मिलता था, इनको वेतन मिलता था। ठीक है, और सवार वो लोग हुआ करते थे जो कि क्या होते थे, घोड़े पे सवार हुआ करते थे। इनके गुण क्या हुआ करते थे, रैंक के आधार पर इनकी योग्यता। अब देखो जैसी जिसकी हैसियत, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे ऐसा था कि अकबर के शासनकाल में योग्यता के अनुसार ही क्या दिया गया था, पद दिया गया था। ठीक है, किसके अनुसार, योग्यता के आधार पर ही उन्होंने पद दिया हुआ था। हालांकि मुगल साम्राज्य में ऐसा प्रचलित नहीं था,
मुगल साम्राज्य में हमेशा से ये किया जाता था कि भाई जो जहाँ का रहने वाला था, जो राजा के जितने करीबी होगा उसको उतनी बड़ी हैसियत दे दी जाएगी। लेकिन अकबर के शासनकाल में ऐसा नहीं था। ठीक है, मनसबदारी जब उन्होंने चलाई थी, इससे सेना जो है वो बहुत ज्यादा क्या हो गई थी, पावरफुल हो गई थी, ताकतवर हो गई थी। विद्रोह पर अच्छा प्रभाव था। अगर मान लो कि जैसे क्या होता था कि कई बार राजा की बात अगर नहीं मानते थे तो लोग क्या करते थे भाई, लोग विद्रोह करते थे, लोग विद्रोह करते थे। और इस विद्रोह, अकबर के शासनकाल में कोई भी विद्रोह नहीं हुआ। मनसबदारी प्रथा का मतलब है कि जितने भी सरकारी कार्य हुआ करते थे वो मनसबदारी प्रथा द्वारा संभाला जाता था। ठीक है, और कोई भी लोग उससे नाराज नहीं था, जिसकी वजह से कोई भी विद्रोह भी नहीं करता था। अब विद्रोह कब होता है, जब भ्रष्टाचार होता है। विद्रोह तब होता है जब भ्रष्टाचार होता है, लेकिन यहाँ पे भ्रष्टाचार नहीं था। ठीक है, अब यहाँ पे अवगुण क्या थे कि भाई वैभवपूर्ण जीवन, मतलब अब जो मतलब राजा के अधीन कार्य कर रहा है उसका जीवन तो अच्छा रहेगा, क्योंकि उसको पैसा मिल रहा है। अब पैसा मिल रहा है तो भाई उसमें हेरफेर होनी कंपलसरी है। ठीक है, जो कि होती थी। ठीक है, और दुरुपयोग मतलब आपको कहाँ पे यूज करें, कैसे यूज करें। सरकार जैसे हमारे से सरकार टैक्स लेती है, सरकार कहीं पे यूज करे तो हमारे को लगता है कि वो सही है या फिर गलत है। कई बार हम बोलते हैं कि गलत है, सरकार ये क्यों करी, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। और यहाँ पे जवानों की वफादारी कुछ कम हुआ करती थी। मतलब अगर तुम पैसों का दुरुपयोग कर रहे हो, हेर फेर कर रहे हो, तो उसमें जितने भी अधिकारी होंगे, मनसबदारी होगी, वो ठीक से कार्य नहीं कर रही है। ठीक से कार्य ना करने का मतलब भाई ऐसा हर कोई करता है। जैसे मान लो कि आपको बोला गया भाई ये सामान ले आओ, ठीक है, तुम सस्ता सामान पकड़ के ला रहे हो, बाकी पैसा जेब में। ठीक है, तो इसी प्रकार मनसबदारी जो थी वो भी यही किया करती थी। और आईने अकबरी का एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आईने अकबरी का एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आईने अकबरी क्या है, इसमें मुगल साम्राज्य की एक झलक मिलती है कि मुगल साम्राज्य किस प्रकार था, किस प्रकार टैक्स इकट्ठा किया करता था। ठीक है, मनसबदारी वगैरह सब बता दोगे। राजनीतिक घटनाओं के बारे में जितनी भी महत्वपूर्ण चीजें हमारे को मिलती है वो क्या है, आईने अकबरी है। जितनी भी राजाओं द्वारा मतलब अकबर द्वारा जितनी भी महत्वपूर्ण चीजें करी गई, जितने भी बदलाव किए गए, वो सारा हमारे को किस में मिलता है, आईने अकबरी में मिलता है। ठीक है, देश के बारे में पता चलता है, लोगों के बारे में बात पता चलता है, उत्पादन के बारे में पता चलता है, कृषि में कितना उत्पादन होता था, कितना बुरा जैसे उनको मिलता था, अलग अलग रीति रिवाजों के बारे में पता चलता है, प्रथाएं, साक्षरता, धार्मिक परंपरा, ये सारा हमारे को आईने अकबरी द्वारा ही पता चलता है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं। ठीक है, तो अभी के लिए हम यहाँ पे समाप्त करते हैं ना, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, मीट इन नेक्स्ट क्लास गाइस।